नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के बारे में। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में सभी टॉपिक को कवर किया गया। इसमें अवार्ड, ऑनर्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री का कवर किया गया है, ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर और सब्जेक्ट नॉलेज। इन सभी प्रश्नों को जो है इसमें कवर किया गया है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। लगभग आपको इस प्रश्न से आपको हूबहू प्रश्न जीविका भर्ती में देखने को मिल सकता है, जिसमें कि आपको ऑप्शन से डिस्कशन कराया जाएगा और भी इससे संबंधित कोई प्रश्न बनेगा तो साथ साथ उस प्रश्न को भी आपको डिस्कशन किया जाएगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न रहेगा, तो आप लोग बने रहे अंत तक। तो आज का पहला प्रश्न है, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए। अब ये इसमें प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि इस पुरस्कार का शुरुआत जो है कब हुआ था? इस पुरस्कार का शुरुआत पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का शुरुआत जो है 2019 से में किया गया भारत सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो जल जीवन मिशन का प्राथमिक लक्ष्य है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल से जल कनेक्शन उपलब्ध कराना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका शुरुआत जो है कब किया गया था? तो इसका शुरुआत किया गया था जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जल जीवन मिशन की शुरुआत जो है किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, जिसमें कि इसका उद्देश्य है हर घर में जल सुनिश्चित कराना। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को मोतियों की हार नेकलेस ऑफ पर्ल्स कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को ही मोतियों का हार कहा जाता है, नेकलेस ऑफ पर्ल्स। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टोक्यो जापान में। टोक्यो जापान में यूएनओ का मुख्यालय जो है टोक्यो जापान में स्थित है। और इसकी स्थापना, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1973 ईस्वी में। इसकी स्थापना हुआ था 1973 ईस्वी में। और यूएनओ संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का थिंक टैंक है, सतत और मानव विकास, शक्ति और शासन से संबंधित वैश्विक समस्याओं पर शोध करना। इसका थिंक टैंक भी पूछा जा सकता है कि यूएनओ का संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का थिंक टैंक क्या है? इसका थिंक टैंक है सतत मानव विकास, शांति और शासन से संबंधित वैश्विक समस्याओं पर शोध करना, इसका थिंक टैंक है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने परमाणु बम का आविष्कार किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। और क्वेश्चन इसका पूछा जा सकता है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है इससे संबंधित। तो परमाणु बम जो है परमाणु के विखंडन सिद्धांत पे आधारित है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में पहला भारतीय व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? ओलंपिक में खेलों में पहला भारतीय व्यक्तिगत स्वर्ण विजेता कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनव बिंद्रा। और ये जो है पहला व्यक्तिगत अवार्ड जो है स्वर्ण पदक जीता था, तो कब जीता था? तो ये 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जीता था। 10 मीटर एयर राइफल्स में स्वर्ण पदक मिला था। ये पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता है अभिनव बिंद्रा, जिसे कि बीजिंग में जो ओलंपिक आयोजित हुआ था 2008 में, उसमें 10 मीटर एयर राइफल्स में से स्वर्ण पदक मिला था। और उसके बाद नीरज चोपड़ा को भी मिला। इससे क्वेश्चन आ सकता है, नीरज चोपड़ा को जो है 2020 में भाला फेंक में जो है इसको मिला था स्वर्ण पदक। ये भी व्यक्तिगत स्वर्ण पदक था, वो मिला था नीरज चोपड़ा को। दूसरा व्यक्ति है जिसको व्यक्तिगत स्वर्ण पदक मिला है, वो है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है? तो ये होगा भाला फेंक से। सुशील कुमार तो जानते हैं ये कुश्ती से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड किस देश में दिया जाता है? रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड किस देश में दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में। ये कहाँ दिया जाता है? तो ये भारत में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU GKY का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
ग्रामीण गरीब युवाओं को प्लेसमेंट लिंक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण गरीब युवाओं को प्लेसमेंट लिंक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इसकी शुरुआत जो कब किया गया था, तो 25 सितंबर 2014 को इसे लॉन्च किया गया था, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसकी शुरुआत कब हुआ था DDU GK का, तो 25 सितंबर 2014 को। यह भी जो है हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM उसी का एक हिस्सा है। ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना NRLM का ही एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की? भारत में जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस मुनरो ने। थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किया था। आप लोग बताएं, महलवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? कमेंट करके बताएं। तो भारत में जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत थॉमस मुनरो ने किया था। और इसकी शुरुआत कहाँ से किया गया था और कब किया गया था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुआ था। 1820 के दशक में इसकी शुरुआत हुआ था। सबसे पहले इसे मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में से लागू किया गया था। इस व्यवस्था के तहत जो है किसान सीधे सरकार को भू राजस्व भुगतान करते थे। और ये जो अस्थायी बंदोबस्त का क्या था, रैयतवाड़ी व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त का विपरीत था। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण के विनाश को रोकना और एक ऐसा भविष्य बनाना जहां मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यह क्वेश्चन पूछा जा सके WWF की शुरुआत कब हुआ था? इसकी शुरुआत हुआ था 1961 ईस्वी में। और WWF का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है ग्लेंड, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, पौधों में पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? किस पिगमेंट के कारण जो है पौधे में हरा रंग होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण। अगला प्रश्न है, द एसेज नामक प्रसिद्ध टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? एसेज नामक प्रसिद्ध टेस्ट श्रृंखला जो बहुत ही फेमस टेस्ट श्रृंखला है, किन दो देशों के बीच खेला जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसेज कप की शुरुआत कब हुई थी? तो एसेज कप का शुरुआत हुआ था 1882 ईस्वी में। और ये जो है यह श्रृंखला हर 2 साल पे आयोजित किया जाता है, जिसमें एक बार इंग्लैंड में आयोजित होता है और एक बार ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवाचार, शैक्षिक उपलब्धि, कला और संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी के लिए जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। ये कितने से कितने उम्र के बच्चों को दिया जाता है? तो ये 5 साल से 18 साल तक के बच्चे को दिया जाता है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। इस पुरस्कार के तहत जो है क्या क्या प्राप्त होता है? तो एक प्रमाण पत्र मिलता है, 1 लाख रुपये का नगद और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है इसमें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का मुख्य फोकस क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का मुख्य फोकस क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में व्यापक सुधार करना। इसका मुख्य उद्देश्य है स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में व्यापक सुधार करना। NEP की शुरुआत कब हुआ था? तो NEP का शुरुआत जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, किस मंत्रालय द्वारा NEP का शुरुआत किया गया था? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा 29 जुलाई 2020 को इसकी शुरुआत किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? NEP का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारत को एक ज्ञान महाशक्ति बनाना और शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप बनाना। और यह बहुविषयक शिक्षा, अनुभवात्मक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर देती है। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, BPSC में विभिन्न एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर होगा ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ। इसके हिंदी में कहते हैं सत्य के साथ मेरा प्रयोग। क्वेश्चन आ भी सकता है कि इसका हिंदी क्या होता है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग।
ये पुस्तक जो है ये आत्मकथा किस भाषा में लिखा गया था? माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो ये पुस्तक पहली बार गुजराती भाषा में लिखा गया था। इसका प्रकाशन कब हुआ था? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 1927 ईस्वी में इसकी जो है प्रकाशन हुआ था। इस प्रश्न में जो है गांधी जी अपने जीवन के शुरुआती अनुभवों, दक्षिण अफ्रीका में उनके आंदोलन और भारत में उनके सत्य और अहिंसा के दर्शन को वर्णन करती है। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है, जिसमें हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जान सकते हैं इस बुक को पढ़ करके। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का मुख्य कार्य क्या है? यूनिसेफ का जो है मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर होगा दुनिया भर में बच्चों के जीवन को बचाने और उनके अधिकारों का रक्षा करना, ये यूनिसेफ का काम है। यूनिसेफ इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में, और ये न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था? तो यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, और यह बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, स्वच्छता और सुरक्षा के लिए कार्यक्रमों का समर्थन करता है। यूनिसेफ के ही माध्यम से बहुत सारा कार्यक्रम चलता है, आप लोग देखते होंगे। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, 5G तकनीक का मुख्य लाभ क्या है? 5G तकनीक का मुख्य लाभ क्या है? इसका सही आंसर होगा उच्च गति और कम विलंबता के साथ जो है हम लोग डाटा का प्रयोग करते हैं 5G में। 5G मतलब क्या होता है? 5G मतलब होता है 5वीं पीढ़ी वायरलेस तकनीक है, जो 4G की तुलना में बहुत तेज डाटा गति यानी कई गीगावाट प्रति सेकंड तक प्रदान करता है। कम विलंबता का अर्थ होता है डेटा भेजने और प्राप्त करने में बहुत कम समय लगता है, जो सेल्फ ड्राइविंग कारों, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स संबंधित वास्तविक जैसे अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यह नेटवर्क क्षमता में भी सुधार करता है 5G। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नेल। कर्नेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड है। कर्नेल जो है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड का हिस्सा है, जो हमेशा मेमोरी में रहता है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करता है। वेंचुरा प्रकाशक IBM PC कंपेटिबल कंप्यूटर पर चलने वाला पहला डेस्कटॉप प्रकाशन सॉफ्टवेयर पैकेज था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी MS Excel। MS Excel जो है प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। MS Excel जो है वर्ड प्रोसेसर एक प्रमुख उपकरण या कंप्यूटर प्रोग्राम है, जो अक्सर कुछ अतिरिक्त सुविधाओं के साथ इनपुट संपादन, स्वरूप और टेक्स्ट का आउटपुट प्रदान करता है। वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लोटस, वर्ड प्रो, नोटपैड, कोरल, वर्ड परफेक्ट और गूगल डॉक्स, यह सब जो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनधिकृत व्यक्तियों के लिए आकस्मिक या जानबूझकर प्रकटीकरण या अनधिकृत संशोधन या विनाश के खिलाफ डेटा की सुरक्षा को संदर्भित करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डाटा सिक्योरिटी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी का तात्पर्य है अनधिकृत व्यक्तियों को आकस्मिक या जानबूझकर प्रकटीकरण या अनधिकृत संशोधन या विनाश के विरुद्ध डाटा की सुरक्षा से है। और डाटा रेसिडेंसी क्या है? इसमें डाटा रिडेंडेंसी भी दिया हुआ था। डाटा रिडेंडेंसी का एक डाटाबेस या डाटा स्टोरेज तकनीक के भीतर बनाई गई एक शर्त है, जिसमें डाटा का एक ही टुकड़ा से दो अलग अलग जगहों पर होता है। अगला प्रश्न है, डैश एक प्रकार का मेलवेयर है जिसे अक्सर वैध सॉफ्टवेयर के रूप में छिपाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रोजन। ट्रोजन जो है एक प्रकार का मेलवेयर है जिसे अक्सर वैध सॉफ्टवेयर के रूप में छिपाया जाता है। ट्रोजन हॉर्स वायरस का एक प्रकार का मेलवेयर है जो वैध कानूनी प्रोग्राम के रूप में छिपे हुए कंप्यूटर पर डाउनलोड होता है। रेसमवेयर क्या है? रेसमवेयर ऑप्शन बी में है रेसमवेयर। रेसमवेयर मेलवेयर का ही एक रूप है जो उपयोगकर्ताओं को उनकी फाइलों या
उनके डिवाइस से बाहर कर देता है, फिर पुनर्स्थापित करने के लिए भुगतान की मांग करता है। यह है रेसमवेयर। रूट किट क्या है? रूट किट किसी को कंप्यूटर उपयोगकर्ता या मालिक के बारे में जाने बिना कंप्यूटर पर कमांड और नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति देता है। यह है रूट किट का काम। और कीलॉगर क्या है? कीलॉगर एक्टिविटी मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हैकर्स को आपके व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच प्रदान करते हैं। कीलॉगर्स का काम है, एक्टिविटी मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है ये, जो हैकर्स को आपके व्यक्तिगत डाटा जो रहता है हमारे सिस्टम में, उस डाटा पर पहुंच प्रदान करने का काम है। अगला प्रश्न है, एक प्रासंगिक प्रोग्राम या कोड है डैश एक प्रासंगिक प्रोग्राम या कोड है जो स्वयं को सॉफ्टवेयर के दूसरे भाग से जोड़ता है और फिर उस सॉफ्टवेयर के चलने पर खुद को पुनः पेश करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायरस। वायरस एक सार्वजनिक प्रोग्राम या कोड है जो स्वयं के सॉफ्टवेयर के दूसरे भाग से जोड़ता है और फिर उस पर सॉफ्टवेयर के चलने पर खुद को पुनः पेश करता है। ट्रोजन क्या है? इसमें ऑप्शन है ट्रोजन। ट्रोजन क्या है? तो ट्रोजन हॉर्स वायरस का एक प्रकार का मेलवेयर है। ट्रोजन जो वैध प्रोग्राम के रूप में छिपे हुए कंप्यूटर पर डाउनलोड होता है, ये ट्रोजन है। एडवेयर क्या है? एडवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता स्क्रीन पर स्वचालित रूप से ऑनलाइन विज्ञापन उत्पन्न करके राजस्व उत्पन्न करता है। ये एडवेयर का काम है। स्पाईवेयर यह एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर या मेलवेयर है जो अंतिम उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना किसी कंप्यूटिंग डिवाइस पर इंस्टॉल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 365। MS वर्ड 365 में केवल विशिष्ट पेजों को चुनने के लिए प्रिंट सेटिंग के निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का उपयोग किया जाता है? MS वर्ड 365 में SHG के सदस्यों में नेतृत्व विकास का क्या महत्व है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सदस्यों को आत्मविश्वास के साथ समूह चलाने और निर्णय लेने के लिए कौशल प्रदान करना। अगला प्रश्न है, ग्राम संगठन VO की एक निगरानी और मूल्यांकन मॉनिटरिंग एवल्यूएशन गतिविधि क्या है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सदस्य SHG के प्रदर्शन, ऋण उपयोग और पुनर्भुगतान की नियमित रूप से निगरानी और मूल्यांकन करना। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सब्जी और फल किस प्रकार की फॉर्म आधारित आजीविका का हिस्सा है? सब्जी और फल, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बागवानी का। ऑप्शन नंबर सी, बागवानी का। अगला प्रश्न है, गैर फॉर्म आजीविका संवर्धन के लिए क्रेडिट लिंकेज क्यों महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए पूंजी प्रदान करने के लिए क्रेडिट फॉर्म जो है क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये छोटे उद्यमी को जो है व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए पूंजी प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, SHG के लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्या महत्व? फंड फ्लो स्टेटमेंट का, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समूह में और समूह से धन की आवाजाही को समझना। समूह में और समूह के से धन की आवाजाही को समझना फंड फ्लो स्टेटमेंट का महत्व है। अगला प्रश्न है, बजटिंग का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह आपको वित्तीय लक्ष्य फाइनेंशियल गोल्स निर्धारित करने में मदद करता है। इन लक्ष्यों का एक उदाहरण क्या हो सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की शिक्षा के लिए बचत करना या नया व्यवसाय शुरू करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY-NRLM के तहत ग्रामीण गरीबों को बाजार से जोड़ने के लिए कौन सी पहल की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ लिंकेज, ग्रामीण हाट और उत्पादक समूह का गठन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY-G के तहत आवास दिवस का क्या महत्व है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घरों के निर्माण के लिए एक वार्षिक जागरूक अभियान। इसका होगा घरों के निर्माण के लिए एक वार्षिक जागरूक अभियान। अगला प्रश्न है,
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के तहत निर्मित सड़कों का पर्यावरण पर प्रभाव कम करने के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग, वृक्षारोपण और मिट्टी के कटाव को रोकना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP के तहत पेंशन और अन्य लाभों के लिए कौन सी पहचान संख्या अनिवार्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आधार संख्या। अगला प्रश्न है, PM किसान योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली आय सहायता का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनकी छोटी मोटी घरेलू और कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करनी है। ये कैसे संबंधित है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि में निवेश बढ़ाकर, उत्पादकता में सुधार करके और बाजार लिंकेज को मजबूत करके। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति विशेष प्रोत्साहन पैकेज का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत किस प्रकार की लाइटें लगाई जाती है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइटें। सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइटें जो है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत जो है लगाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिव्यांगजनों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समावेशन के माध्यम से सशक्त बनाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत इंटरमीडिएट 12वीं में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को क्या लाभ मिलता है? इसका सही आंसर होगा उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। अगला प्रश्न है, बिहार के किस योजना का उद्देश्य गंगा नदी के किनारे वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा किनारे वृक्षारोपण योजना। गंगा किनारे वृक्षारोपण योजना। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत कौन से छात्र लाभान्वित होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैट्रिक के बाद के उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के छात्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, आज का प्रश्न कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। आपको जीविका से संबंधित सभी पोस्टों के लिए बहुत ही बेहतरीन मॉडल सेट और सब्जेक्ट वाइज जो है आपको टॉप 20 क्वेश्चन कराया जा रहा है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो बने रहे इस चैनल पे, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।